ये कहानी है भारत की पहली किन्नर विधायक शबनम मोशी के जीवन पर आधारित। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मुंबई के किसी पुलिस थाने में एक आदमी को किसी जुर्म में पकड़ कर लाए थे और सभी पुलिस वाले बारी बारी से उसे मार रहे थे। तभी एक पुलिस अफसर के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो यहाँ पता चलता है कि उसके घर बच्चे का जन्म हुआ है। कुछ दिन बाद किन्नरों की एक टोली पुलिस अफसर के घर बधाई गाने आती है। पुलिस अफसर बिना बधाई गवाए ही उन्हें पैसे देकर वापस लौटाना चाहता, लेकिन किन्नर नहीं मानते हैं। वो बच्चे को गोद में लेते हैं और बधाई गाने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा तो उन्हीं की बिरादरी का है। अब वो बधाई गाना बंद करते हैं और बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। पुलिस अफसर और उसकी पत्नी किन्नरों को बहुत रोकते हैं, लेकिन वो मानते नहीं और उनके बच्चे को अपने साथ उठा ले जाते हैं। किन्नर बच्चे को लेकर उनके घर पहुंचते हैं। यहाँ एक और वरिष्ठ किन्नर थी जिन्हें सभी किन्नर अम्मा कहते हैं, और ये अम्मा इस बच्चे को हलीमा नाम की किन्नर को पालने के लिए दे देती है। दरअसल हलीमा एक मुस्लिम किन्नर थी और इसीलिए वो मुस्लिम नाम के अनुसार इस बच्चे का नाम शबनम रख देती है। अब शबनम काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उसे भी अन्य किन्नरों की भांति नाचने गाने जाना पड़ता है। शबनम को बहुत दुख होता है कि वो अन्य लोगों की तरह जीवन नहीं जी सकती है, लेकिन शबनम की माँ उसे समझाती है कि ईश्वर ने जो उन्हें रूप शरीर दे दिया है उसे बदला नहीं जाता। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक बाहरी आदमी इन किन्नरों की अम्मा से मिलता है और शबनम की डिमांड करता है। दरअसल ये किन्नरों की अम्मा कई किन्नरों को अनैतिक कार्यों में लगाती रहती है। जब ये शबनम के पास जाती है और उसे घुमा फिरा कर कुछ बोलना चाहती है, शबनम उसके भावों को समझ जाती है और उस पर ऐसे शब्द प्रहार करती है जिससे वह निशब्द रह जाती है, और इसीलिए वह शबनम के प्रति दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है। एक दिन ये बात हलीमा को पता चल जाती है कि उनकी ये अम्मा किन्नरों को धीरे धीरे करके अनैतिक कार्यों में ढकेलने का कार्य कर रही है, और इसीलिए इन दोनों का आपस में विवाद हो जाता है और ये अम्मा लोहे से हलीमा के गले पर वार कर देती है, जिससे हलीमा वहीं मर जाती है। जब शबनम यहाँ आती है तो वो समझ ही नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ, और तभी ये सबकी अम्मा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है कि शबनम ने हलीमा को मार दिया। जब सभी किन्नर इकट्ठा हो जाते हैं तो किन्नरों की ये अम्मा बताती है कि शबनम चुपके चुपके अनैतिक कार्य करती थी और आज हलीमा ने उसे देख लिया है, इसीलिए उसने हलीमा को मार दिया। शबनम को उसकी माँ के चले जाने का इतना दुख होता है कि वो बोल भी नहीं पाती है कि उसकी माँ को किसने मारा, और इसीलिए इन बाकी किन्नरों को लगता है कि शबनम ने ही उसकी माँ को मारा है। और अब शबनम को थाने में बंद कर दिया जाता है। अभी तो ये भी सिद्ध नहीं हुआ था कि हलीमा को शबनम ने ही मारा था, लेकिन पुलिस थाने में शबनम की बहुत पिटाई करते हैं और उसको प्रताड़ित करते हैं। इधर हलीमा के अंतिम संस्कार के लिए किन्नरों की गुरु माँ के कहने पर शबनम को पुलिस थाने से वापस बुलाया जाता है। हलीमा के अंतिम संस्कार के बाद शबनम घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती है। चूँकि पुलिस को अंदर आना अलाउ नहीं था, इसलिए शबनम को पकड़ नहीं पाती है। शबनम यहाँ से भाग तो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं कि अब जाना कहाँ है। कहीं दिन भटकने के बाद वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर पहुंचती है और यहाँ शहर से बाहर एक मंदिर में वो रहती है, पूजा अर्चना करती है और अपना जीवन यापन करने लगती है। एक रात इसी मंदिर के आसपास एक लड़की भागते भागते आ रही है और पीछे उसके 3-4 गुंडे पड़े हुए थे। ये देख शबनम उन गुंडों का मुकाबला करती है और उस लड़की को बचा लेती है। दरअसल शबनम किन्नर जरूर थी, लेकिन कायर नहीं थी। इस लड़की का नाम नैना होता है और यहीं अनूपपुर की रहने वाली होती है, और अब ये शबनम को उसके घर ले जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नैना के पीछे जो गुंडे पड़े थे वो यहाँ के विधायक रतन सिंह ने भेजे थे। दरअसल रतन सिंह का बेटा नैना के प्रेम में था और नैना हैसियत से बहुत गरीब थी। रतन सिंह नहीं चाहता था कि उसके बेटे का विवाह किसी गरीब खानदान में हो, और अब रतन सिंह शबनम को मारने के लिए लल्ला नाम के गुंडे को भेजता है। लल्ला और उसके आदमी शबनम को मंदिर में ढूंढते, लेकिन शबनम वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि शबनम तो अब नैना के घर रहने लगी थी। और अब लल्ला और उसके आदमी उस बस्ती में जाते जहाँ नैना रहती है, और ये बस्ती के बाहर तोड़फोड़ करने लगते हैं। लल्ला एक इनामी गुंडा था जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने 25,000 का इनाम रखा था। शबनम जानती थी कि यदि उसे लल्ला के ही हाथों मरना है तो वो अंदर आके भी उसे मार सकता है, और इसीलिए शबनम घर से बाहर निकलती है। जब शबनम लल्ला के सामने आती है तो वो बुरी तरह उसे मारता है, घसीटता है और उसके कपड़े फाड़ देता है, लेकिन चारों तरफ खड़ी भीड़ में से किसी ने भी इस किन्नर को बचाने की कोशिश नहीं की। जो शबनम दूसरों की इज्जत बचा सकती है, आज उसे कोई इतना कैसे पीट सकता है। लेकिन शबनम यही देखना चाहती है कि इस भीड़ में कोई तो मर्द होगा जो उसे बचाने आएगा। जब कोई भी उसे बचाने नहीं आती है तो वो खुद लल्ला से सामना करती है और उसे ज़मीन पर चीत कर देती है। शबनम कहती है कि जो लोग एक किन्नर को पीटते हुए देख सकते हैं उसे बचा नहीं सकते हैं, तो वो मन के किन्नर है। ये बात सुनकर वहाँ खड़ी भीड़ का पुरुषत्व जाग जाता है और लल्ला को पीट पीट कर वहीं मार देते हैं।
कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को आते देख भीड़ पूरी तरह शांत हो जाती है। पुलिस वाला भीड़ को डराता है, धमकाता है। वो कहता है कि जिसने भी मारा उसका नाम बता दो, नहीं तो सारी की सारी भीड़ को जेल में ठूस देंगे। लेकिन अब भी किसी ने यह नहीं बताया कि इस आदमी को किसने मारा। शबनम के फटे कपड़े और खून के निशान देखकर पुलिस वाला उसकी ओर बढ़ने लगता। तब नैना के पिताजी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि लल्ला को मैंने मारा। और अब धीरे धीरे करके भीड़ का हर एक आदमी चिल्लाने लगता है कि लल्ला को हमने मारा, हमें गिरफ्तार करो। भीड़ को आक्रोशित देखकर पुलिस वहां से वापस चले जाती है। अगले दिन रतन सिंह इंस्पेक्टर को अपने घर बुलाता है और उसे बहुत डांटता है। वो कहता है कि लल्ला के किसी एक भी हत्यारे को वो नहीं पकड़ पाए। तब विनोद, जो कि रतन सिंह की पार्टी के कार्यकर्ता और सहयोगी भी था, वो कहता है कि लल्ला एक इनामी गुंडा था और ये बात अगर मीडिया में पता चले जाए कि उसे हमने शबनम को मारने के लिए भेजा था तो पार्टी की छवि भी खराब होगी और हमारा राजनीतिक करियर भी। और इसलिए क्यों न बस्ती वालों के सामने शबनम को सम्मानित किया जाए ताकि बस्ती के वोट भी उन्हीं की पार्टी को मिले। विनोद पार्टी का खास कार्यकर्ता था और इसीलिए रतन सिंह उसकी बात मान लेता है और शबनम को सम्मानित करने की योजना बनाते हैं। और एक दिन शबनम को कलेक्टर साहब और शहर के प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में 50,000 की राशि से सम्मानित किया जाता है। इस 50,000 की राशि में 25,000 जो सरकार ने लल्ला को पकड़ने के लिए रखे थे और 10,000 विधायक रतन सिंह की ओर से और 15,000 विनोद खुद देते हैं। लेकिन शबनम का मानना था कि इस इनाम का असली हकदार तो वो बस्ती वाले हैं जिन्होंने इस बेसहारा को सहारा दिया। अगर आज वो ना होते तो शायद शबनम यहाँ नहीं होती। और इसीलिए शबनम इस इनाम की संपूर्ण राशि को बस्ती वालों को समर्पित कर देती है। शबनम के ये शब्द सुनकर सामने बैठे लोग खड़े होते हैं और शबनम के सम्मान में तालियां बजाते हैं। कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और इसीलिए विनोद रतन सिंह की पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करता था ताकि उसे भी चुनाव में उतरने का अवसर मिल जाए। लेकिन इस बार भी पार्टी हाईकमान द्वारा 4 बार के विधायक रहे रतन सिंह को ही टिकट देने का निर्णय लिया था। विनोद को दुख तो होता है कि जिस पार्टी के लिए उसने इतने समर्पण भाव से कार्य किया आज भी उसे किनारे ही रखा। एक शाम रतन सिंह नैना के पिता रघु को उसके घर बुलाता है और रघु को एक तरफ ले जाकर उसे कहता है कि नैना और उसका बेटा राहुल एक दूसरे के प्रेम में हैं और यदि समय रहते उनकी शादी नहीं की तो वो हो सकता भाग जाए, जिससे उसका राजनीतिक करियर प्रभावित हो सकता है। रतन सिंह कहता है कि वो उन दोनों की शादी के लिए तैयार तो है, लेकिन आने वाले चुनाव में रघु को बस्ती वालों से उसके लिए वोट मांगने होंगे। बेटी की खुशी के खातिर यह काम बड़ा नहीं था और इसीलिए रघु कहता है कि आने वाले चुनाव में वो आपके लिए हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगेगा। इतना कहकर रघु वहाँ से चले जाता है। हालांकि रतन सिंह इस शादी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। वो तो जैसे तैसे चुनाव तक इसे टालना चाहता है। इधर विनोद को टिकट न मिलने के कारण वो ऐसा कुछ करना चाहता है कि रतन सिंह का टिकट कैंसिल हो जाए और उसे मिल जाए। और उसे पता चलता है कि आज शाम रघु रतन सिंह के घर गया है और वो वापस लौट रहा है। इसलिए वो अपने 2 गुंडों को भेजता है। वो गुंडे रघु को रास्ते में रोकते हैं और उसे मार डालते हैं। लेकिन पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है तो वो इसे एक्सीडेंट केस बनाकर रफा दफा करना चाहते थे। इसलिए शबनम और बस्ती वाले मिलकर थाने का घेराव करते हैं और वहां पर धरना देते हैं। तब जाकर पुलिस वाले हत्या का केस दर्ज करते हैं और जांच शुरू करते हैं। विनोद को लगता था कि इस घटना में रतन सिंह का नाम जरूर आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। उल्टे वो दोनों आदमी पकड़ा जाते हैं जिन्होंने रघु को मारा था। लेकिन विनोद का गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो रतन सिंह को हटाने के लिए और दूसरा अवसर खोजता है। बस्ती में शबनम की लोकप्रियता बहुत थी और विनोद चाहता था कि क्यों न रतन सिंह के सामने शबनम को चुनाव में उतारा जाए। और इसी बात की चर्चा के लिए वो शबनम से मिलने जाते हैं। शबनम कहती है कि उसे ढोलक की ताल पर नाचना और गाना ही आता, राजनीति उसे नहीं आती है। तब विनोद कहता है कि आप एक बार सिर्फ हाँ कर दीजिए, बाकी खुद अपने आप सीख जाओगी। शबनम जब घर से बाहर आती है तो देखती है सैकड़ों भीड़ खड़ी है। तब विनोद बोलते हैं कि वो उन्हें विधायक बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उनको इससे अच्छा नेता कोई नहीं मिलेगा। अब शबनम लोगों से कहते हैं कि उसके जीवन के जितने भी निर्णय लिए थे या तो ईश्वर ने या समाज ने, और आज ये निर्णय मैं आप पर सौंपती हूँ। शबनम को पूरी रात नींद नहीं आती है कि उसका ये फैसला सही है या नहीं, लेकिन साथ ही उसे अपनी बीती दुनिया याद आती है जब वो पढ़ना चाहती थी लेकिन एक किन्नर होने के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वो नौकरी करना चाहती थी लेकिन किन्नर होने के कारण लोग उसे नौकरी नहीं देते थे, और अब इस अवसर को ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप वह स्वीकार कर लेती है और अगले दिन नामांकन के लिए जाती है। अभी तक नामांकन फॉर्म में सिर्फ जेंडर के स्थान पर महिला और पुरुष शब्द लिखा हुआ रहता था, लेकिन शबनम उसे काट कर किन्नर लिखती है और उसके बाद अपना नामांकन फॉर्म सबमिट कर देती है। इस चुनाव में शबनम एक निर्दलीय प्रत्याशी थी। अगले दिन विनोद रतन से मिलने जाता है तो रतन उससे बहुत खफा था। वो कहता है कि तुमने पार्टी के साथ धोखा किया है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया।
विनोद कहता है कि पार्टी ने उसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया। तब रतन कहता है कि जीतने के बाद जो भी कमाएगा उसका 50% वो तुम्हें देगा और उसके लिए शर्त है कि शबनम को चुनाव लड़ने से रोकना होगा। विनोद ये शर्त मान लेता है और वो वापस शबनम के पास जाता है। इधर शबनम की चुनाव तैयारी बहुत जोरों पर थी और आसपास के शहर वाले किन्नर भी उनके सहयोग के लिए आने लगे थे। विनोद शबनम से मिलता है और कहता है कि मेरे ही कहने पर आपने चुनाव का पर्चा जमा किया, लेकिन ये राजनीति बहुत गंदी और कुतिया चीज़ है, आप जैसे लोगों को इसमें नहीं आना चाहिए। शबनम उससे कहती है कि कल तक तो राजनीति आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी और अचानक आज ये कुतिया कैसे हो गई, और अगर ये ऐसा है भी तो मैं देखना चाहूँगी कि राजनीति कुतिया है या फिर राजनेता। शबनम कहती है कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन चुनाव तो वो लड़ेगी। इतना सुनते ही वो लोग वापस रतन सिंह के पास चले जाते हैं। जब रतन सिंह को पता चलता है कि शबनम ऐसे नहीं मानने वाली है तो फिर वो अपना अगला राजनीतिक दाव खेल जाता है और इस बार वो शबनम को अपने घर नैना की शादी की तारीख फिक्स करने के लिए बुलाता है। दरअसल नैना का इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा था, जो कुछ था वो शबनम ही थी। रतन सिंह शबनम से कहता है कि तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर नैना की रक्षा की और यही बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन अब हम एक दूसरे के संबंधी हैं और आने वाले चुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, इसीलिए मैं अपना नामांकन पत्र वापस ले रहा हूं। तब शबनम कहती है कि यदि हम दोनों में से किसी एक को बैठना है तो फिर मैं अपना नामांकन वापस लूँगी, बताइए कब शादी की डेट फिक्स की जाए। इस पर रतन सिंह कहता है कि चुनाव के बाद, लेकिन अब शबनम भी थोड़ी बहुत राजनीति समझने लगी थी। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन शादी तो चुनाव से पहले ही होगी, और इतना कह के वो यहाँ से चले जाती है। शबनम घर जाती है और वो बस्ती वालों से मिलकर कहती है कि वो अपना नामांकन फॉर्म वापस ले रही है। ये सुनकर सब बस्ती वाले चौंक जाते, वो कहते हैं कि किसी भी स्थिति में आप नामांकन वापस नहीं लेगी। ये बात सुन राहुल यानी रतन के बेटे भी वहाँ आते हैं और शबनम को कहते हैं कि उसके पिताजी झूठ बोल रहे, जैसे ही आप नामांकन पत्र वापस लेगी वो अपना वादा तोड़ देंगे, और इसीलिए शबनम राहुल और नैना की उसी मंदिर में शादी करा देती है। जब रतन सिंह को पता चलता है कि शबनम ने नैना और राहुल की शादी मंदिर से ही करा दी है तो वो और भी अधिक आग बबूला हो जाता है और अब तो वो शबनम को रास्ते से ही हटा देने का प्रण ले लेता है और इसके लिए वो मदन पंडित नाम के व्यक्ति को सुपारी दे देता है। और अब मदन पंडित शबनम के घर जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। वो उससे कहता है कि या तो वो इस चुनाव से दूर हट जाए या फिर मरने के लिए तैयार रहे। शबनम उससे कहती है कि तुम कितने गरीब हो, तुम्हें 2 वक्त रोटी खाने के लिए किसी की जान लेना पड़ती है, और वैसे भी जान लेने का अधिकार सिर्फ उसे है जो हमें जान दे सकता है, और तुमने तो आज तक किसी को जान दी नहीं होगी। शबनम के ये शब्द सुनकर मदन पंडित अंदर तक झकझोर हो जाता, उसका कलीजा हिल जाता और वो वापस रतन सिंह के पास जाता और सुपारी के दिए हुए पैसे उसके मुंह पर मारता और कहता है आज से सुपारी लेना बंद। रतन सिंह को लगता है कि मदन पंडित का बचना उसके लिए ठीक नहीं और उसे मारने के लिए और भी कुछ लोग भेजता है, लेकिन मदन पंडित यहाँ से जैसे तैसे बचकर निकल जाता है। मतदान के दिन बहुत पास में थे और इसलिए हर कोई अपने अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए थे। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि किन्नर विधायक का चुनाव लड़ रही तो उसके सहयोग में कई लोग आने लगते हैं। शबनम मौसी की चुनावी लोकप्रियता बढ़ते देखकर अब रतन सिंह को अपनी हार का डर सताने लगता है, इसलिए रतन सिंह और कुछ गुंडे मंगवाता है और सीधे शबनम को मारने भेजता है, लेकिन शबनम इस बार भी बच जाती है क्योंकि उसके सहयोग में आ जाते हैं मदन पंडित। रतन सिंह ने शबनम को अपने रास्ते से हटाने के लिए हर प्रकार के पैतरे आजमा लिए, लेकिन वो सब में विफल रहता है और फाइनली एक दिन मतदान हो जाता है और इस प्रकार सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 बार विधायक रहे रतन सिंह को 2804 वोटों से पराजित करके शबनम बानो बेगम विजेता बन जाती है। वर्ष 1998 की ये विधानसभा चुनाव थे जो भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई किन्नर विधायक बना हो, और अब हर तरफ शबनम को शबनम मौसी के नाम से जाने जाने लगे थे। शबनम मौसी पूरे 5 वर्ष तक विधायक रही और इस दौरान किन्नरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कई कार्य किए। अंततः यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।